मनीष की माँ का स्वर्गवास उसके बचपन में ही हो गया था। पिता ही माँ से भी ज्यादा लाड़ दुलार, देखभाल और बहुत जतन से उसकी परवरिश कर रहे थे। मनीष के पिता उसको कभी कोई कमी नहीं होने देते थे और उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी बहुत ध्यान देते थे। हालांकि उनकी माली हालत ज्यादा अच्छी न थी, पर उनका सपना था कि मनीष बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने और उसको कोई जिंदगी में दुख ना मिले। अब धीरे धीरे मनीष बड़ा होने लगा और पिता की मेहनत और खुद मनीष की मेहनत भी रंग ला रही थी। वो सचमुच में पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। अब समय बीतने पर पिता ने मनीष की शादी एक अच्छी जगह सुंदर कन्या से कर दी। मनीष भी अपनी जिंदगी से बहुत खुश था, पर कुछ ही दिन के बाद मनीष का तबादला दूसरे शहर में हो गया और मनीष अपनी पत्नी को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। लेकिन मनीष के पिता की उम्र अब काफी हो गई थी। अब वो अक्सर अस्वस्थ रहने लगे और मनीष के पिता नितांत अकेले रह गए। वो बेचारे मनीष की पढ़ाई के लिए, उसको पैरों पर खड़ा करने के लिए व उसकी शादी ब्याह के लिए कर्ज में डूब चुके थे। लेकिन ये कर्ज वाली बात उन्होंने मनीष को कभी नहीं बताई थी। मनीष के दूसरे शहर में जाने के कुछ समय बाद ही एक दिन मनीष का फोन आया और पिताजी के हालचाल पूछने के बाद वो बोला कि पिताजी, मुझे कुछ पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि शहर में अपना एक मकान खरीद लूँ, लेकिन यहाँ मकान बहुत महंगे हैं। फिर आपको भी मैं अपना मकान लेने के बाद अपने पास बुला लूँगा। यहाँ मिलजुल कर हम सब आपकी देखभाल अच्छी तरह करेंगे और अच्छे और बड़े डॉक्टर से आपका इलाज भी करवा लेंगे। अब मनीष के पिताजी तो पहले ही कर्ज से बेहाल थे। तकादे वालों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। रोज रोज सर पे खड़े रहते कि हमारे पैसे वापस करो, पर उन्होंने कभी मनीष से ये सपना बताया, हमेशा उससे छिपाई थी ये सब बातें। मनीष ने आगे कहा कि पिताजी, बहुत जल्दी आप इंतजाम कर दीजिए। हम बहुत परेशान हो गए हैं किराए के मकान में किराया देते देते। अब मनीष के पिताजी ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। मनीष ने हाथ फैलाया है तो जरूर उसकी मदद करनी पड़ेगी। फिर बहुत सोच विचार के बाद पिताजी ने अपनी खेती की जमीन का एक बड़ा टुकड़ा चुपके से बेच दिया और उससे मिली रकम मनीष को सौंप दी। अब मनीष ने शहर में एक घर भी ले लिया और वहां आराम से जिंदगी गुजारने लगा और वो एक बच्चे का पिता भी बन चुका था। ये बात फोन पर पिताजी को बता दी। अब पिताजी इंतजार कर रहे थे कि मनीष कब उन्हें अपने पास बुलाएगा रहने के लिए, लेकिन मनीष ने उन्हें बुलाना तो दूर पूछा भी नहीं, बल्कि अब मनीष के फोन भी कम ही आने लगे थे। और एक दिन दोबारा मनीष का फोन आया तो उसने कहा, पिताजी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ऑफिस से मुझे सस्पेंड कर दिया गया है किसी इल्ज़ाम में। अगर पैसे मुझे ना मिले तो मैं बहुत मुसीबत में फंस जाऊंगा। अब पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन उससे 2-4 दिन का समय मांगते हैं कि मैं किसी तरह पैसों का बंदोबस्त करता हूँ, तुम थोड़ा रुको। अब वो रही सही खेती की जमीन भी बेच देते हैं और पैसे बेटे को किसी तरह पहुंचा देते हैं। लेकिन बेटा नहीं पिघलता। ना तो पिताजी को शहर वापस बुलाया
और ना ही पोते का मुंह देखने दिया और ना ही बहू से कभी बात करवाई। इस तरह दिन ब दिन पिताजी दिल ही दिल में घुटते रहे और कमजोर होते गए। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अब पिताजी पहले से भी ज्यादा कमजोर, बुजुर्ग और बेबस हो चुके थे। बेटे, बहू और पोते का मुंह देखने को तरस गए थे। अब मनीष के फोन भी आने बंद हो गए थे। इधर महाजन भी उधार के पैसों के लिए रोज रोज तकादे करने के लिए उनके सर पे खड़े रहते और उन्हें तरह तरह से धमकाते, गालियां देते। अब पिताजी के पास कुछ भी ना बचा था कि वो उधार को चुका पाते। रोज कुछ ना कुछ बहाना कर देते कि कल ले लेना, परसों ले लेना। इस तरह से वो अब बहुत परेशान होने लगे। उनका मनीष के लिए ये सपना तो जरूर पूरा हो गया कि मनीष को उन्होंने बड़ा आदमी बना दिया, मगर उनको मनीष से कोई सहारा न मिला और आज उसी की वजह से पिताजी सिर से पैर तक कर्ज में डूब चुके थे। अब चिंता के कारण और रोज रोज तकादे वालों से घबराकर उन्होंने एक भयानक निर्णय ले लिया और दूसरे ही दिन सवेरे उठकर अस्पताल में जाकर अपनी सारी जांचें करवाईं। डॉक्टर ने काफी ब्लड डोनेट करने के लिए उनसे कहा और अंतिम दिन यानी कि तय तारीख को उन्होंने अपनी एक किडनी उधार चुकाने के लिए बेच दी। कमजोर और बीमार तो वो पहले से ही थे, उम्र भी ढल चुकी थी, इसलिए इतना बड़ा ऑपरेशन पिताजी नहीं झेल पाए और धीरे धीरे और भी ज्यादा आश्वस्त होते गए। और जब ये खबर उड़ते उड़ते महाजन और बाकी उधार देने वालों के कानों में पहुंची तो वो सब घबरा गए कि अब हमारे पैसे का क्या होगा। इसलिए उन्होंने अस्पताल जाकर मालूम करना चाहा कि क्या मामला है। पिताजी की अधखुली आंखों को देखकर वो सब समझ गए कि अब ये ज्यादा नहीं जी पाएंगे। फिर पिताजी सब कुछ समझ गए कि ये मुझसे पैसे के लिए आए हैं मांगने, और उन्होंने धीरे से कांपते हाथों से अपने सिरयाने तकिए के नीचे रखे रुपये निकाले जो कि किडनी बेचकर उनको मिले थे और सबको पैसा देकर उनका उधार चुका दिया। उन सबको जब किडनी बेचने की भी बात पता चली तो वो सब बहुत शर्मिंदा हुए और मनीष के बारे में सोचने लगे कि कैसा लड़का है, खुद इतनी शान शौकत से शहर में रह रहा है और पिताजी की सुधि तक नहीं ले रहा। और उसी रात पिताजी ने अपनी आखिरी सांस ली और प्राण त्याग दिए। और उनकी बदनसीबी और बेबसी ये भी रही कि जिस बेटे को उन्होंने नाजों से पाला पोसा, उसका घर बार उसके सारे ख्वाब खुद को बर्बाद करके सजाए, आज वही बेटा मनीष उनको अग्नि भी नहीं दे सका। उनकी अंत्येष्टि गांव वालों ने मिलजुल कर किसी तरह कर दी। आज उस गांव में उस त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति की कोई भी निशानी शेष न बची थी। बाकी बचा था तो सिर्फ सिर्फ सन्नाटे और कभी न खत्म होने वाले उनकी आहें। दोस्तों, दिल को झकझोर देने वाली ये स्वार्थी रिश्तों से परिपूर्ण कहानी मन को बहुत बेचैन और हमारे विचारों में बहुत उथल पुथल मचा देती है। इंसान क्यों इतना बेरहम हो जाता है कि जिसने बेजुबान होकर अपनी सारी खुशियां और जिंदगी लुटा दी, उसने एक बार भी उनकी तरफ मुड़ के न देखा और सारे रिश्तों के मौजूद होते हुए भी
वो तन्हा तड़पते रहे। क्या हमारा विवेक हमें इस तरीके के एहसान फरामोशी की इजाजत देता है? काश हम कभी इस तरह के स्वार्थ को अपने दिमाग में ना लाएं और इससे अलग हटकर अपने उन रिश्तों की कदर करें जो कि दुनिया में कहीं अन्यथा हमें ना मिलेंगे। आप सबका जीवन मंगलमय हो और हमेशा खुशियों से भरा रहे, और अपने फर्ज के प्रति हमेशा आप सतर्क रहें और बहुत प्यार से हर रिश्ते को निभाएं। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।